हाँ जी, मैंने ऑल्टरनेटिव हीलिंग में सबसे पहले योगा, मेडिटेशन, कपिंग और एक्यूप्रेशर मसाज, और देन अब जो है वो मैं कर रही हूँ, अभी जो चल रहा है वो है एक्यूपंक्चर में जो है वो मैं कर रही हूँ। इनकी तरफ एक्चुअली मैंने कोई आज से तकरीबन 4-5 साल पहले लगा लें, मेरे ना फिज़िकल एक प्रॉब्लम थी मेरी कि मेरी एक हील में बहुत ज़्यादा पेन होती थी, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई। मेरा ख्याल लाहौर में जितने ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन, सबको मैंने दिखाया। फैसलाबाद तक मैं गई, किसी ने बताया कि वहाँ पे एक प्रोफेसर बिलाल हैं ऑर्थोपेडिक, उनके पास भी गई। तो ये था कि जिस डॉक्टर के पास भी जाते थे ना, सारे डॉक्टर्स कोई कुछ कहता था, कोई किसी ने कहना कि आप हील ना पहने, किसी ने कहना आप फ्लैट जूता पहनती हैं इस वजह से आपकी हील में पेन है। एक डॉक्टर ने ये कहा कि आपकी हड्डियां बहुत ज़्यादा वीक हैं इस वजह से आपके पेन है, और एक ने कहा कि आप जो है वो अपनी डाइट जो है वो कंट्रोल करें और अपना वेट कम करें, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो बोन स्ट्रक्चर है, ये इतने वेट के लिए नहीं बना, तो आप कम खाया करें। मैंने कहा ठीक है। तो इस तरह से करते एक अल्लाह का, मैं कहूँगी वो एक सबब ही बनना होता है अल्लाह ताला की तरफ से कि एक भला ऐसा डॉक्टर मिल गया जिसने मुझे ये कहा कि आप ये। उससे पहले मैं एक डॉक्टर के पास गई तो वो मुझे लीवर पे जो था ना फैट आ गई थी, वो ये पेन किलर्स खाने की वजह से। डॉक्टर ने मुझे ये पूछा कि आपने क्या किया है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने तो कुछ ऐसा, मैं तो मतलब खाने में भी इतना वो नहीं, चिकनाई वगैरह नहीं लेती। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि आजकल मैं ये मेडिसिन ले रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये मेडिसिन की वजह से, पेन किलर की वजह से आपके लीवर जो है उसमें एंजाइम्स बनना शुरू हो गए हैं, और वो जो था लीवर जो है वो फैटी हो गया था। फिर एक डॉक्टर के पास गई, किसी ने बताया, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप बीबी ये सारा कुछ छोड़ें, आपने कोई दवाई नहीं अब लेनी, और आप यहाँ से निकलें, जाके जॉगर्स लें और वॉक करें और रनिंग करें, और ये छोड़ दें दवाइयाँ सारी, क्योंकि हमारे यहाँ पे मोस्टली जो है वो आधे से ज़्यादा लोगों को डॉक्टर्स बीमार करते हैं, लोग होते नहीं हैं, मेडिसिन दे के तो डॉक्टर बीमार करते हैं। खैर फिर मैंने स्टार्ट की, वॉक स्टार्ट की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हम लोग ग्राउंड्स में लेडीज़ जो हैं हम रनिंग नहीं कर सकते, हम उस तरह से फ्रीली जो है मूवमेंट नहीं कर सकते जिस तरह से कि मेल कर लेते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ आई, योगा स्टार्ट किया, तो इस तरह से जो था वो मेरा इधर आने का जो था, और उससे ये हुआ कि मुझे विदिन मंथ जो था मुझे मेरी हील की पेन बिल्कुल गायब हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये 5 साल से उसके बाद मुझे आज तक कभी जो है वो पेन नहीं हुई। कभी मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, कभी मैंने जो है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कि सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों, कभी ये नहीं कि फ़्लू नहीं हुआ। बहुत सर्दी होती है, मौसम चेंज होता है, अक्सर लोग होता है कि मौसम चेंज हो रहा है और बीमार हो जाते हैं, फ़्लू हो जाता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे कभी ना फ़्लू हुआ ना कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी कोई इंसान जो है वो किताबों से पढ़ के और इंटरनेट से देख के, तो मेरा नहीं ख्याल, मेरा अपना पर्सनली एक जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, ये जो मैंने सीखा और मैंने देखा कि बग़ैर टीचर के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप किताबों से पढ़ते हैं, आप इंटरनेट से देखते हैं, आपको नॉलेज तो मिलता है। आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको इस तरह से लें कि आपने एक पोस्चर नेट पे देखा, आपने करना शुरू कर दिया, लेकिन आपको नहीं पता है कि वो पोस्चर जो आप कर रहे हैं उसका इफ़ेक्ट आपके किस किस मसल पे आ रहा है, आपने उसको अलाइन किया है अपनी बॉडी को या नहीं किया, या उस जिस मसल पे आपको वर्क करना चाहिए वो आपको एक टीचर ही बता सकता है, एक इंस्ट्रक्टर ही बता सकता है। उसमें नेट आपको इतना नहीं बता सकता कि आपने ये इस तरह से करना है। और जो लोग ये समझते हैं कि वो किताबों से पढ़ के और नेट से देख के कर लेते हैं, मेरा ख्याल है कि वो बहुत ग्रेट लोग होंगे जो ये कर लेते हैं। अदरवाइज़ मेरा तो जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल इसके अगेंस्ट है कि, और टीचर भी वो जो कि वाकई टीचर हों, आप उनकी हिस्ट्री देखें, उनका बैकग्राउंड देखें, उन्होंने किस टीचर से किया है। आया उन्होंने कहीं नेट से पढ़ के, नेट से सीख के तो वो टीचर नहीं बन गए, उन्होंने भी किसी टीचर से किया हुआ या नहीं किया हुआ।
हाँ जी, योगा जो है बेसिकली एक वे ऑफ लाइफ है। आप इसको सिर्फ एक फिज़िकल सर्कस नहीं कह सकते, आप इसको एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज नहीं कह सकते। ये एक पूरा वे ऑफ लाइफ है। ये एक योगा में 8 स्टेजेस होती हैं: यमाज, नियमाज, आसनाज, प्राणायामा, प्रत्याहारा, धारणा, ध्याना, समाधि। तो ये यमाज नियमाज तो हैं, रूल्स और एंड रेगुलेशंस हैं, आपके सेल्फ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और सोसाइटी में मूव करने के रूल्स हैं। उसके बाद है आसनाज हैं, आसनाज जो पॉस्चर्स हैं। पॉस्चर्स जो होते हैं या जो पोजेस होते हैं, योगा पोजेस होते हैं, यहाँ पे आके 98% लोग जो यहाँ पे आके रुक जाते हैं कि यही सारा कुछ है। योगा में पॉस्चर्स जो हैं वो एक आपका, आप ये कह सकते हैं उसको कि आप एक ट्रेवल कर रहे हैं तो ये टूल है आपके पास या आपके ये ट्रांसपोर्ट है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, ठीक है, आपके गोल तक लेके जाएगी। आपका लास्ट गोल जो है वो लिबरेशन है, वो समाधि है, धारणा, कंसंट्रेशन है, मेडिटेशन है। आपने उस मुकाम तक पहुंचने के लिए अपनी बॉडी को रेडी करना है उस चीज़ के लिए कि वहाँ तक जाने के लिए आपने मेडिटेट करना है, आपने 4 घंटे बैठना है, आपने 6 घंटे बैठना है। उसके लिए आपकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इतना बॉडी के सारे जो हैं लिम्स हैं उनको उनमें हार्मनी होनी चाहिए और उनमें एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए कि जिससे आप अपनी बॉडी को जो है वो इतनी देर लेके बैठ सकें। आपने स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। स्पाइन को स्ट्रेट, आपका स्ट्रेट बैठना ही जो है वो इतना इजी काम नहीं है। जब तक आप उसके लिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप स्ट्रेट बैठ नहीं सकते। तो आपने जो है ये समझ लें कि जो हमारा सूफीज़म में जो है कि रीयूनियन विद गॉड, अपने आप को इंसान ने अपनी रूह को अपने अल्लाह ताला के साथ जो रीयूनाइट करना है या उसके साथ उसका यूनियन है, वो इसकी लास्ट स्टेज है योगा की। तो वो इन सारी चीज़ों से ये जो हैं इसके सारे प्रोसेस जो है 8 लिम्स जो हैं या 8 स्टेजेस जो हैं, इन सब से गुजर के आपने लास्ट स्टेज वो है। ब्रीदिंग योगा में हो या वैसे हो, ब्रीदिंग का वैसे भी मेन रोल है, वाइटल एनर्जी है। इसको आप कह सकते हैं कि आपकी बॉडी में एक जो चीज़ जो एनर्जी है जिसे आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, वो यही एनर्जी है जो आपको चला रही है। अदरवाइज़ बॉडी तो क्या है, अगर ये एनर्जी निकाल दी जाए तो बाकी क्या बचेगा? बाकी तो आपकी बॉडी जो है वो समझ लें कि एक पत्थर का टुकड़ा है या एक बेजान चीज़ है। जब वो उसमें से ये एनर्जी निकल जाए तो बाकी तो कुछ भी नहीं बचता। तो इसको चाइनीज़ में ची कहते हैं। इसको अगर आप देखें कि हमारे मज़हब में जो एक स्पिरिट जो है, या वैसे इसको योगा में जो है वो इसको वाइटल एनर्जी भी कहते हैं और प्राणायामा आप कह लें, ब्रीदिंग कह लें, कुछ भी कह लें। एक्चुअली जो है ब्रीदिंग में आपने समझ लें कि जो इनहेल है नरिशमेंट है। आप इनहेल करते हैं, आप ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, आप अपने ऑर्गन्स को नरिश करते हैं। आप एक्सेल करते हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। आप अपनी बॉडी को प्योरीफाई करते हैं, आप अपने ऑर्गन्स को प्योरीफाई करते हैं और आप अपने डिटॉक्सीफाई करते हैं अपने तमाम सिस्टम्स को। तो प्राणायामा तो एक मेन समझ लें कि मेन जो रोल है वो इसी का है। और हमारे अनलकीली कह लें कि बहुत सारे लोग, अबव 90% लोग जो हैं वो ब्रीथ सही तरह से उनको करना ही नहीं आता, इसलिए कि वो इंटेंशनली तो कभी किसी ने ब्रीदिंग पे फोकस किया नहीं है। तो होता है कि हम लोग छोटे छोटे सांस लेते हैं यहाँ तक। अभी भी आप ऑब्ज़र्व करके देख लें, आप इतना यहाँ तक सांस ले रहे हैं। कभी भी आपने इंटेंशनली, आप अगर नाक से इनहेल करते हैं, आप चेस्ट, डायफ्राम, लोअर एब्डोमेन तक आप सांस को अगर लेके जाते हैं तो उसमें आप इसको अगर करेंगे तो इंटेंशनली करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप कहें ना कि आप ऐसे सांस ले रहे हैं तो ऐसे आप सांस नहीं ले रहे। सांस आप बहुत छोटे छोटे से यहाँ तक लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती या ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुँचता, आपके सेल्स जो हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। आफ्टर 40 क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम सांस ठीक नहीं ले रहे होते। अगर हम अपनी ब्रीदिंग को ठीक कर लें, हम गहरे सांस लें, डीप इनहेल करें, डीप एक्सहेल करें,
तो उससे ये होगा कि हमारे डेड सेल्स भी अलाइव होना शुरू हो जाते हैं जब उन तक ऑक्सीजन पहुंचती है। बॉडी में आपके कहीं पे स्टिफनेस है, कहीं पे आपको पेन हो रही है, कहीं पे आपकी बॉडी जो है वो रेजिस्ट कर रही है, इट मीन्स कि वहाँ पे आपकी ब्लॉकेज है, वहाँ पे आपके ब्रेथ पैसेजेस जो हैं वो किसी न किसी जगह पे ब्लॉक हो गई एनर्जी, या तो वो होगा एनर्जी ज़्यादा होने से या एनर्जी कम होने से। एक्चुअली जो ब्रीदिंग है वो समझ लें कि एक ऐसी एनर्जी है, और इसी एनर्जी को योगा का मेन पर्पस जो है इस एनर्जी को बैलेंस करना, पूरी आपकी बॉडी में इक्वली उसको, उसकी जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसको बेहतर करना, ब्रेथ पैसेजेस जो हैं उनमें से ब्लॉकेजेस को ख़त्म करना। और जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग का मेन मकसद भी यही होता है कि हम स्ट्रेच करके जो हमारी वेन्स हैं, जो हमारे ब्रेथ पैसेजेस हैं उनको खोलना, उनमें से जो ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म करना। पार्क्स में क्या, हमारे यहाँ पे मोस्टली जो आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले जिन लोगों ने योगा स्टार्ट किया, चलें उन्होंने एक अच्छा काम किया कि एटलीस्ट लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस आना शुरू हुई कि फ़िज़िकल एक्टिविटी भी कोई चीज़ है। लेकिन क्या है कि जो पार्क्स में जो योगा हो रहा है उसमें अगर तो एक टीचर प्रॉपर किसी टीचर से सीख के आता है और वो करवाता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ अगर वो नेट से पढ़ के आ जाता है, नेट से देख के आ जाता है, किताबें पढ़ के 2 किताबें पढ़ी, नेट से 2 मूवी देखी, क्लिप्स देखे और आके योगा करवाना शुरू कर दिया, तो मेरा ख्याल है ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल चीज़ है, लोगों की सेहत के साथ खेलना। एक इंसान जब आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट मेरे पास आया कि मेरी नी में पेन है, अब मुझे उसकी अलिफ बे का भी अगर नहीं पता और मैंने उसको पकड़ लिया, सिर्फ इसलिए मैंने उसको रख लिया कि मुझे पैसे चाहिए, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। एक इंसान आप पे ट्रस्ट करके आता है और वो आपसे ये कहता है कि मुझे, अब देखें हेल्थ जो है, हेल्थ सबसे पहले नंबर पे है। आप किसी की हेल्थ के साथ खेलना, मेरा ख्याल इससे ज़्यादा बड़ी जो है वो बदकिस्मती और कोई नहीं हो सकती कि आप किसी के हेल्थ के साथ खेलें, किसी को मिसगाइड करें। पार्क्स में जो योगा हो रहा है उसमें यही कुछ हो रहा है कि वहाँ पे आपको एक क्लास में आप खुद जाके उसको एक्सपीरियंस करें। एक क्लास में 20 साल का अगर एक यंग बच्चा है तो उसमें एक 70 साल का एक बाबा भी साथ में कर रहा है, और वही वो कर रहा है, वही वो कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ये है कि हम लोग मॉडिफाई करके हर चीज़ को, उसकी मॉडिफिकेशंस हैं। एक बिगनर्स क्लास है जिसमें वो लोग आएंगे जो कि जिन्होंने कभी योगा नहीं किया, उनको उस इंटरमीडिएट या एडवांस क्लास के लिए रेडी करके फिर उनको अगले स्टेप पे, अगले लेवल पे भेजा जाता है कि आप अब ये आपने बिगनिंग जो है ये आपने कर ली क्लास, बेसिक चीज़ें आपने सीख ली, अब देन आप जो है वो अगला स्टेप आप कर सकते हैं, अगला लेवल आप कर सकती हैं। जो योगा पार्क्स में हो रहा है और जो योगा एक प्रॉपर टीचर से सीख के, अब देखें मैंने जो है एक जिस टीचर से मैंने सीखा वो पीएचडी उन्होंने किया हुआ योगा में, पीएचडी डॉक्टर चिंतामणि गौतम, इंडिया से वो पीएचडी हैं और इस टाइम नेपाल में वो कर रहे हैं। तो एक समझ लें कि एक डॉक्टर और एक कंपाउंडर में जितना डिफरेंस है ना, पार्क्स योगा और जो प्रॉपर योगा है उसमें इतना ही डिफरेंस है। हाँ जी, जो मोटिवेशन की बात है तो ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया है कि मैंने बहुत सारे लोगों को जो है, जब मैं इस लाइन में आई तो मैंने बहुत कोशिश की कोई अच्छा टीचर ढूंढने की, और बहुत जगहों से मैंने धोखे भी खाए, बहुत जगहों पे पैसा भी ज़ाया किया, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि उसके बाद शायद वो मेरी लगन सच्ची थी या क्या था कि उसमें मुझे एक बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर, बहुत अच्छे टीचर मिल गए, इब्रीज़ रूमी, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और जिनसे बेसिक चीज़ें मैंने उनसे सीखी। देन फिर उन्होंने ही मुझे डॉक्टर चिंतामणि गौतम के पास भेजा था नेपाल, जहाँ से मैंने योगा अलायंस ऑस्ट्रेलिया से सर्टिफिकेशन की, और वो भी योगा अलायंस ऑस्ट्रेलिया से ही सर्टिफाइड हैं। 500 आवर्स उन्होंने किए हुए हैं और फिर मैंने भी 500 आवर्स वहीं से किए नेपाल से। और बाकी चीज़ें जो ज़ाहिर है ये चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, उन्होंने ही फिर मुझे जो है वो उसमें गाइड किया कि अब सामने आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। फिर मैंने ऑक्यूप्रेशर मसाज सीखा, वर्ड प्रो मेडिकल स्कूल है बैंकॉक में, वहाँ से मैंने सीखा।
फिर मैंने कपिंग का किया। कपिंग का डॉक्टर जावेद इकबाल दुबई में होते हैं जिनसे कपिंग का किया, जो कि न्यूरो एक्यूपंक्चरिस्ट हैं। और उसके अलावा मेडिटेशन का मैंने गोयनका गुरु गोयनका का सेंटर है नेपाल में, वहाँ से मैंने मेडिटेशन सीखी। अभी मैंने रिसेंटली जो है वो 10 डेज़ का कोर्स करके आई हूँ मेडिटेशन का। और अभी जो है वो एक्यूपंक्चर में मैं कर रही हूँ, उसमें अभी मेरा वो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अभी वो चल रहा है मेरा कोर्स जो है एक्यूपंक्चर का। तो एक्चुअली मेडिटेशन के बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि मेडिटेशन जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है माइंड को प्योरीफाई करने के लिए, माइंड से इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए, डिफाइलमेंट्स जो माइंड की हैं, एवर्शन, क्रेविंग एंड इल्यूशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इन्हीं चीज़ों से आगे जो है वो सारी चीज़ें जो बाकी जो जितनी भी हमारे इर्द गिर्द जो मटेरियल वर्ल्ड है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो ये सारी इसी चीज़ पे बेस करती हैं। और इन चीज़ों से डीअटैच करना खुद को, और इनके साथ जो अटैचमेंट है उसको कम करना, असल में मेडिटेशन का जो पर्पज़ है वो ये है कि आपका दुनियावी चीज़ों के साथ जो अटैचमेंट है उसको ख़त्म करना, उसको कम करना। अच्छा, उसमें मैं आपको पहले सबसे तो ये बताना चाहूँगी कि जब मेरी शादी हुई तो मैं 8th क्लास में पढ़ती थी। मैंने अभी 8th के पेपर दिए थे तो मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद ये था कि मेरी मदर इन लॉ, शी वाज़ अ नोबल लेडी एंड शी वाज़ अ ग्रेट लेडी, कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। कि ये मैं समझती हूँ कि अगर उनका इतना इस चीज़ में कंट्रीब्यूशन ना होता तो शायद ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था। उसके बाद फिर ये था कि साथ साथ मैं पढ़ती रही, जैसे भी हालात थे, साथ में बच्चे भी पैदा किए, उनको बड़ा भी किया, सारा कुछ किया, और साथ में जो था वो एजुकेशन भी साथ साथ चलती रही। और उसमें मेरे हस्बैंड जो हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल था, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। और अगर वो मुझे इतना फैसिलिटेट ना करते, इतना मेरे साथ साथ ना देते, तो शायद मेरा इस जगह पे होना इम्पॉसिबल था।